बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो कि आपका जो आज का टॉपिक है वो प्लास्टिक है। दिस इज़ आवर लास्ट बिल्डिंग मटेरियल। और इस बिल्डिंग मटेरियल पे अगर हम जाने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि प्लास्टिक की नेचर क्या है। जैसे आप सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबको पता ही होगा कि प्लास्टिक की नेचर क्या है। बेसिकली इट इज़ अ सेमी ऑर्गेनिक मटेरियल। और जैसे आपको पता है कि ये ऑयल और पेट्रोलियम से जो है उसके से ये जनरेट किया जाता है, जिससे हम विद डिफरेंट बाय डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हम इसको फॉर्म करते हैं, इसको शेप देते हैं, इसको हीट करते हैं और इसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद इसको इसकी जो वो है आप कहें कि इस मटेरियल को जो है हम चेंज करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू और इसको पॉलीमर्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और पॉलीमर्स में कन्वर्ट होने के बाद इस पे पॉलीमराइजेशन किया जाता है और ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस होने के बाद जो आपकी प्लास्टिक का मटेरियल है वो थर्मोप्लास्टिक में, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक हैं इसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जो कि सॉफ्ट होता है जब आप उसको हीट देते हैं और जब उससे हार्ड तब होता है जब आप उसे कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि इस वक्त मैंने आपको फिनोमेना पूरा डेवलपमेंट बताई है कि प्लास्टिक की डेवलपमेंट कैसे हो रही है और क्या है। एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट, अच्छी तरह से इस बात को समझें कि इट इज़ अ सेमी ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ऑयल या पेट्रोलियम से जनरेट होता है। इसको डिफरेंट प्रोसेस के गुजारने के बाद या केमिकल प्रोसेस होने के बाद इसको शेप दी जाती है, इसको हीट किया जाता है और ये जब हीट और डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजरता है तो ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यही पॉलीमर्स जो हैं इस पे दोबारा डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद इसको पॉलीमराइजेशन किया जाता है। पॉलीमराइजेशन जो है वो कन्वर्ट कर देती है प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक में। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक ये है कि आपके पास प्लास्टिक की शेप में, हार्ड शेप में छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हो जाते हैं। डिफरेंट कलर्स भी पॉलीमराइजेशन के टाइम पर आप कलर्स भी ऐड कर देते हो तो उसमें जैसे आपको प्लास्टिक में इतने बहुत सारे कलर्स नज़र आते हैं। और इन जो स्मॉल पीस है थर्मोप्लास्टिक में, प्लास्टिक के पीसेस की जो स्मॉल पीसेस हैं उनको जब हीट दी जाती है तो इट बिकम सॉफ्ट और अगर उनको कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाए तो इट बिकम हार्ड। तो ये एक मटेरियल है और इसी मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। सबसे पहले ये देखा जाए तो इट इज़ कंसीडर एज अ चीप सब्स्टिट्यूट। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इट इज़ अ वेरी लाइट वेट और इसमें रेजिस्टेंस पावर है चिपिंग की। चिपिंग का मतलब ये हुआ कि वो टूटने से महफूज है। ठीक है। उसको लीकेज वो लग सकती है, ब्रेकेज आ सकता है, लाइन लग सकती है, लेकिन वो चिपिंग नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ये इसकी एक रेजिस्टेंस पावर है। सेकंड इसमें ये कि हम जो चेयर्स हैं और अदर फर्नीचर्स जो हैं वो हम इसको ट्रांसपेरेंट में भी हम देखते हैं, ट्रांसलूसेंट में भी देखते हैं, पैक प्लास्टिक में भी देखते हैं। ये डिफरेंट उसकी आप समझ लें कि ये उसकी डिफरेंट शेप्स हैं या डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हैं। फोर्थ इसमें ये कि डेंसिटी कैन बी कंट्रोल टू बी रिजिड फ्रेमवर्क टू बी सॉफ्ट कुशनिंग, कि इसकी रिजिडिटी जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। इफ़ यू वांट कि आप इसको सॉफ्ट में रखें तो वो सॉफ्ट का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट जैसे कुशन लाइक वैसे नहीं होगा, बट इट इज़ बिकम अ सॉफ्ट मटेरियल। इतना सॉफ्ट हो सकता है कि आप जैसे आपका इस वक्त अगर आप सबके पास उनके मोबाइल आपके पास ही होंगे, अगर आप मोबाइल कवर्स को देखें जो प्लास्टिक की नेचर में है तो आप वो देखेंगे कि किस हद तक वो सॉफ्ट है कि आप उनको फोल्ड कर सकते हो, उसे टर्न कर सकते हो, उसकी शेपिंग कर सकते हो। तो ये देखें इस हद तक जो मटेरियल सॉफ्ट हो जाए उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ सॉफ्ट कुशनिंग। और इसको अगर हार्ड बनाना चाहें तो आप प्लास्टिक चेयर्स देख लें कि वो कितनी हार्ड है। तो ये एक उसकी दोनों एंगल्स की इसमें फ्रेमवर्क जो है वो दोनों तरफ इसकी डायनेस्टी है, एक तरफ हार्डनेस की तरफ और सॉफ्टनेस की तरफ। तो ये दोनों डायनेस्टी हम जो है प्लास्टिक के चीज़ों से हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्लास्टिक का। अब जो नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कि प्लास्टिक जो है इसका अगर हम थोड़ा बहुत यूज़ देखें, ये भी हमारे इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है कि वॉल्स में, फ्लोर्स में, आपको पता है वॉल्स जो है वॉल कवरिंग की मैं बात कर रही हूँ, पैनलिंग की बात कर रही हूँ, तो वो सब कुछ प्लास्टिक से है, हार्ड प्लास्टिक है। फिर इसी तरह फ्लोर में भी आप देखें ये भी यूज़ हो रहा है, सीलिंग की पैनलिंग है। इसके अलावा जो है हमारे पास काउंटर टॉप्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट मटेरियल्स में, डिफरेंट कलर्स में,
वाइड वैरायटी हमारे पास प्लास्टिक की है। सेकंड ये कि प्लास्टिक जो है वो हमारे पास मटेरियल जो है वो कार्बन कंपाउंड है जिसकी लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन है, थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें ऐड है। तो आप सबको पता है कि ये पाउडर की फॉर्म में भी होता है, ग्रैन्यूल्स भी इसके होते हैं क्योंकि इसने मेल्ट होना है। तो ये आपको पाउडर की फॉर्म में भी मिलेगा, ये आपको ग्रैन्यूल्स की भी फॉर्म में मिलेगा, और जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ रेजन। ठीक है, रेजन रेजन मटेरियल है जो पिघला हुआ या मेल्टेड मटेरियल होता है, या उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ रेजन मटेरियल, जिसमें ये कैपेसिटी है कि उसको आप कंप्रेस करें, आप उस लिक्विड को जो है हीट या प्रेशर दें, तो उसके अंदर ये इसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि ये हीट और प्रेशर देने के बाद आप जिस शेप या जिस शक्ल में बनाना चाहती हैं उस शेप में कंप्रेस हो जाता है। तो ये प्लास्टिक की नेचर आपके सामने है। डिफरेंट टेक्निक्स की अब हम बात करेंगे कि टेक्निकली व्हाट आर द टेक्निक्स जो प्लास्टिक को फॉर्म करती है, या हम ये कहें कि व्हाट आर द फैमिलीज, या हम ये कहें कि फैमिलीज ऑफ प्लास्टिक क्या है। तो उस पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूँ कि टेक्निक्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट ये आपके सामने इस वक्त जो हैं वो तकरीबन 6-7 टेक्निक्स हैं जो मैंने लाइन में लिखी हुई हैं। मैं लहदा हर टेक्निक को आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि क्या क्या टेक्निक्स हैं। नंबर 1 जो टेक्निक है इसमें मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इन मोल्ड्स। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ग्लास का, कि ग्लास में, या हमने जैसे और बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि देयर वुड बी कि उनको शेप दिया जाता है मोल्ड्स हमारे सामने, यानी कि जैसे आपके पास मोल्डिंग ट्रेज होते हैं या मोल्ड होते हैं, उन मोल्ड्स में आपने ये मेल्ट किया हुआ प्लास्टिक जो है वो डालना है, और जब आप वो ठंडा हो जाएगा तो उसी जो मोल्ड का शेप होगी वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो शेप आपके पास आ सकती थी। एक नंबर 1 टेक्निक तो ये है। सेकेंड इसमें टेक्निक है कि एक्सट्रूडेड थ्रू डाइस टू फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट्स या फिर रॉड्स। अब एक्सट्रूडेड कैसे होगा स्टूडेंट, आप ये समझें कि एक इस तरीके की ऐसे अपने माइंड में एक शेप बनाएं, इमेज सोचें कि आपके पास एक प्लास्टिक की जैसे पाइप होती है, बेसिकली इससे पाइप्स और रॉड्स जो हैं इस मेथड से बनाई जाती हैं। ठीक है, जितनी भी ये पाइपिंग है, ये जो प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं जो आप ड्रेनेज के लिए या पानी के लिए यूज करती हैं, वो बेसिकली इस मेथड से एक्सट्रूडेड थ्रू डाइज इस मेथड से बनाई जाती है। ये क्या मेथड है, बेसिकली ये मेथड ये है कि आप ये समझें कि एक आपके सामने एक छोटा सा एक आप राउंड एक पाइप या रॉड की शक्ल में एक टूल को जहन में रखें। उस टूल में जो है मेल्टेड प्लास्टिक डाला जाता है, उस टूल में ही एक मोल्ड बना हुआ होता है। वो मेल्टेड जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का मटेरियल उस मोल्ड में से पास होता है और प्रेशर से जो है बाहर निकलता है, एक्सक्लूड होता है, और वो जब बाहर आकर गिरता है तो वो बेसिकली वो पाइप होती है जो कि उस कंटिन्यूशन प्रोसेस से कंटिन्यूस प्रोसेस से निकल कर आपके सामने आती है। ठीक है, कि एक मेल्टिंग प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को मेल्ट किया, उसको उस टूल में पुट किया, उस टूल में क्या है, उस टूल में एक मोल्ड बना हुआ है, जैसे पाइप का मोल्ड होता है, बिल्कुल ऐसे पाइप वाला मोल्ड है, उसके अंदर से वो मटेरियल गुजरता है, बनाया जाता है, वो शेप रिटेन करता है, और उसके बाद वो मशीन जो है या वो टूल जो है उस पाइप को कट कर लेती है डिफरेंट साइजेस में, वो कट करके बाहर निकलता है, उस टूल मशीन में से बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है तो वो पाइप की शक्ल में निकलता है, जैसे एक पाइप की शक्ल होती है। गर्म होता है, बाद में जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो वो अपनी शेप रिटेन कर लेगा। तो ये सेकंड मेथड है। तीसरा इसमें मेथड है इंजेक्टेड इनटू कैविटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स आउटलाइन। इंजेक्टेड का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स आउटलाइन बनी हुई है, यानी कि आपके सामने कोई प्लास्टिक का आप जैसे ट्रे देख रहे हैं, ट्रे के इर्द गिर्द जो है कॉम्प्लेक्स आउटलाइन है, यानी कि छोटी सी बारीक सी आउटलाइन है, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कैविटी का मतलब ये कि जैसे आप कहते हो ना कि कोई कैविटी, मतलब ये कि जो आपका प्लास्टिक का जो मटेरियल है जो मेल्ट की फॉर्म में आपके पास है, उस मेल्टिंग मटेरियल को आप थ्रू मशीन जो है आप समझे कि छोटे छोटी मशीन्स हैं जो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट करती हैं। तो मशीन्स जो हैं उस जो पतली सी एक खाली जगह होगी, उस खाली जगह में वो इंजेक्ट करेगा प्लास्टिक के मटेरियल को, वो जो लिक्विड जो है उसका, वो लिक्विड जो है उस पतली सी लाइन में इंजेक्ट करेगा। तो आप जब वो इंजेक्ट करेगा, वो जब
उसको फिर मशीन जो है बाहर निकालेगी और वो आपके सामने एक पतला सा फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। जो फ्रेम होता है, बाउंड्री जो आउटलाइन होती है, यानी कि बेस नहीं होगी, एक पतली सी आपके पास, जैसे आपके पास आप ये समझें कि एक हेयर बैंड जैसे बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का हेयर बैंड जो होता है वो पतला सा बारीक सा जो होता है, आप उसको देखें कि वो जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है उसको आप देखें कि वो कितना आउटलाइन की शक्ल में होता है। तो उसी आउटलाइन में ही, वही आउटलाइन को आप सोचें कि एक आपके पास एक मोल्ड है, उसमें वो आउटलाइन बनी हुई है, उस आउटलाइन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो आउटलाइन से जब बाहर आता है तो वो बैंड की शक्ल या हेयर बैंड की शक्ल जो है वो ले लेता है। ये इस पे बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर इस पे बहुत सारी वो पड़ी है, वीडियोस पड़ी हैं। तो अगर आपको नहीं इस वक्त मेरी बात समझ में भी नहीं आ रही, तो आप इसको प्लीज सर्च आउट करें, इसी तरह लिखें कि इंजेक्टेड इनटू कैविटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स आउटलाइन, तो वो आपको सारा यूट्यूब पे जो है वीडियो निकल आएगी जिस पर आपको ये सारा मेथड क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहती हूँ कि इंजेक्टेड किया जाता है आउटलाइन की शक्ल, यानी जहाँ पर आपको पतली चीज बनानी है, बिल्कुल पतली सी थिन सी चीज बनानी है, तो वहां पर आपको थिन सा फ्रेम बनाना है, तो वहां पर आपको इंजेक्टेड मटेरियल, इंजेक्टेड कैविटी का टेक्निक के थ्रू वो थिन सी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। इसके उस आउटलाइन के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप मोल्ड में डालें, या ये जो आपका एक्सक्रूटेड मटेरियल है इस मेथड है इसमें करें। उस आउटलाइन के लिए आपको इंजेक्टेड मेथड में ही जाना पड़ेगा, तब वो आउटलाइन जो है वो ड्रॉन आउट होगी। सेकंड फोर्थ वन इसमें है ड्रॉन इनटू मोल्ड्स बाय द वैक्यूम मेथड। वैक्यूम मेथड जैसे आप प्रेशर देते हैं, एयर का प्रेशर देते हैं, गैस का प्रेशर देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से कि आपने मोल्ड में वो मेल्टिंग लिक्विड प्लास्टिक का मोल्ड में डाला और उसको प्रेशर दिया, यानी कि वैक्यूम के थ्रू उसको प्रेशर दिया, उसको एयर उसमें दी, तो उस मोल्ड में से वो, उस मोल्ड में वो एडजस्ट हो गया और एडजस्ट होने के बाद जिस शक्ल का वो मोल्ड है उस मोल्ड में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक मेथड है, ड्रॉन इनटू मोल्ड बाय द वैक्यूम मेथड, एक ये भी मेथड है। फिर एक ब्लोन फुल ऑफ गैस ऑफ एयर टू मेक अ रिजिड सेमी रिजिड। ये जो फिफ्थ वन मेथड है इसमें आप ये समझें कि मोल्ड जो है वो मशीन के ऊपर या टूल के ऊपर या मशीन के ऊपर वो रखे हुए हैं मोल्ड, ठीक है, उल्टे मोल्ड। जैसे आपका केक बेक करने का मोल्ड है ना, आप उसको समझे कि वो सीधा नहीं रखा हुआ, वो उल्टा मशीन के ऊपर रखा। प्लास्टिक की शीट है, उस प्लास्टिक की शीट को जो है मोल्ड्स के ऊपर रखा, मशीन उनके ऊपर से गुजरी, उसने हीट और प्रेशर से उस प्लास्टिक की शीट को पिघला के लिक्विड करके उन उन वो जो नीचे मोल्ड्स पड़े हुए हैं उनकी शक्ल उस प्लास्टिक शीट ने रिटेन कर ली, ठीक है। अभी तो हम ये मेथड देख रहे थे ना कि मोल्ड्स के अंदर वो लिक्विड पोर किया जाता था। जो ब्लोन फुल ऑफ गैस मेथड है इसमें पोर नहीं किया जाता, इसमें वो शीट उन मोल्ड्स के ऊपर रखी जाती है और फिर जो एक मशीन है वो उनके ऊपर से गुजरती है, उसमें से हीट निकलती है, वो उस प्लास्टिक की शीट को पिघलाकर उसको उनकी शक्ल ले लेती है, जिस शक्ल के मोल्ड्स आपने उस प्लास्टिक शीट के नीचे रखे हुए थे। तो ये भी एक, इसमें रिजिड शक्ल भी आती है, इसमें सेमी रिजिड भी है। फिर इसमें फिफ्थ वन इसमें है स्प्रेड ओवर फोम्स। ये भी एक तरह से एक मेथड है, इसमें भी डिफरेंट टूल्स, आप ये समझें कि एक मशीन है, वो मशीन डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जो है स्प्रे करती है, स्प्रे के थ्रू जो है वो प्लास्टिक का लिक्विड मटेरियल पास होता है और वो एक शक्ल ले लेता है। इसी तरह से एक और मेथड है क्लेंडरिंग। ये बहुत फेमस मेथड है क्लेंडरिंग जो है। क्लेंडरिंग में क्या होता है, जैसे हमने स्टूडेंट पढ़ा था रोलर्स, मैंने आपको दिखाए थे ग्लास में, कि आपने वो मेल्टिंग, इसमें बिल्कुल इसी तरीके से है कि मेल्टिंग लिक्विड जो है प्लास्टिक का वो रोलर्स के ऊपर से पास हुआ जाता है, रोलर्स उसको स्मूथ करते हैं, उसको सीधा शीट में लेकर जाते हैं और इस तरह से प्लास्टिक की पैनल बनते हैं या प्लास्टिक की शीट्स बनती हैं। तो क्लेंडरिंग ये मेथड है, याद रखिएगा क्लेंडरिंग में रोलर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये 6-7 मेथड्स हैं या टेक्निक्स आप कह लें जिससे प्लास्टिक डिफरेंट शेप्स में ले आता है। तो मुझे बता दें ये सारे आपको क्लियर हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊं। आपको ये मेथड सारे समझ में आए हैं कुछ ना कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके ओके, थैंक यू बच्चों। नाउ कम टू फैमिलीज ऑफ प्लास्टिक, या हम कह लें कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या क्या है। आप सबको पता है कि प्लास्टिक जो है वो दोनों तरह का है, प्लास्टिक और सिंथेटिक। अगर वो नायलॉन है तो फिर वो हम प्लास्टिक
की बात करेंगे, उसको हम कहेंगे कि प्लास्टिक है। अगर वो नायलॉन थ्रेड है, यानी कि नायलॉन के छोटे छोटे पीस हैं, तो हम उनसे अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इट इज अ सिंथेटिक प्लास्टिक। ठीक है, पहली बात तो ये समझें कि अगर पॉलीमर्स ही हैं और पॉलीमराइजेशन हुई हुई है और आपने उन पॉलीमर्स को थर्मोप्लास्टिक से गुजारा हुआ है, तो फिर तो वो आराम से आप कह सकते हो कि इट इज, वो जो सॉफ्ट स्मॉल पीसेस हैं जो कभी हीट पे सॉफ्ट हो जाते हैं और हार्ड करना है तो उसको कूल टेम्परेचर में करेंगे, जिनको मैंने पॉलीमर्स कहा है या थर्मोप्लास्टिक का प्रोसेस आपको बताया। तो अगर वो चीजें हैं तो वो फिर आपकी नॉर्मल, हम उसे कहेंगे कि इट इज कॉल्ड अ प्लास्टिक। अगर आपने नायलॉन के थ्रेड यूज किए हैं तो हम ये कहेंगे कि आपने उन थ्रेड्स को किसी प्रोसेस से गुजारा है, केमिकल रिएक्शन से गुजारा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो है इट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक। तो हम उसको फिर ये नहीं कहेंगे प्लास्टिक नहीं है। नायलॉन इटसेल्फ, बिल्कुल जो नायलॉन से जो कि पॉलीमर्स में कन्वर्ट हुआ है, पॉलीमराइजेशन हुई है, थर्मोप्लास्टिक से आपने गुजारा है नायलॉन नायलॉन को, और उससे प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या पीसेस में कन्वर्ट हो गई है, और वो नायलॉन ही की नेचर के साथ, और वो छोटे पीस सॉफ्ट होते हैं जब आप उनको हीट करते हो या जब उनको आप कूल्ड में रखते हो तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये सिंपल प्लास्टिक है। लेकिन जब आप नायलॉन के थ्रेड यूज करते हो और उसको किसी प्रोसेस में से गुजारते हो, पॉलीमर्स नहीं बनाते, पॉलीमराइजेशन नहीं करते, तो फिर हम उसे कहते हैं कि बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ सिंथेटिक मटेरियल। सेकंड इसमें क्लास आ जाती है थर्मोप्लास्टिक। जिस थर्मोप्लास्टिक वही चीज होगी जो मैंने आपको बताई कि थर्मोप्लास्टिक में विनाइल और यूथ्रेन, ये दो टाइप्स हैं। ये जो विनाइल और यूथ्रेन है, बेसिकली दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, विनाइल के बारे में अभी मैं आपको सारा बताऊंगी, जैसे कि विनाइल जो है उससे हम क्या क्या चीजें बनती है। ये टफ है, स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट वेट होता है, और इसको जो है हम इससे हम वॉल कवरिंग हम इससे बना रहे थे। आप सुनते हो ना, विनाइल की टाइल्स हैं, विनाइल की वॉल कवर्स हैं, विनाइल सीलिंग में यूज हो रहा है, काउंटर की सरफेस में यूज हो रहा है, फ्लोर कवरिंग में यूज हो रहा है, लैम्प शेड्स इससे बनाए जाते हैं। तो ये आपकी चेयर्स वगैरह जो होती हैं, जो प्लास्टिक की चेयर्स होती है, टेबल्स, ये सारी विनाइल की होती है। तो इसलिए विनाइल जो है या यूथ्रेन की होती है। तो ये थर्मोप्लास्टिक के थ्रू जो है, मेथड के थ्रू, ये दोनों प्लास्टिक की टाइप्स जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। फिर इसके अलावा एक और मेथड है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग भी एक केमिकल रिएक्शन आप समझिए, केमिकल प्रोसेस समझे, मॉडिफाई किया जाता है, इसमें भी केमिकल चेंजेस आती हैं, एक पूरा फुल प्रोसेस है। और इससे जो प्लास्टिक बनता है वो प्लास्टिक कहलाया जाता है मेलिमाइन। जो ये आपके जो आप यूटेंसिल्स वगैरह यूज करते हो, जो आप कहते हो ना प्लास्टिक का हमारे डिनर वेयर है, वो सारा मेलिमाइन के थ्रू ही बनाया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है मेलिमाइन के थ्रू, वो थर्मोसेटिंग का प्रोसेस है। बात समझ में आ गई आप सभी बच्चों को? मैम मतलब ये जो हम लोग मतलब यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह। जो आप फर्नीचर प्लास्टिक का यूज करते हो वो थर्मोप्लास्टिक मेथड है, यानी कि विनाइल शीट है वो। उस शीट से हम फर्नीचर और चेयर्स और टेबल्स बनाते हैं, या विनाइल, उस प्लास्टिक को विनाइल कहते हैं। ठीक है, और यूरिथ्रेन जो है ये भी प्लास्टिक की का नाम है। ठीक है, यूरिथेन जो प्लास्टिक होगा उससे भी चेयर्स और टेबल्स बनाए जाते हैं। लेकिन वो टेबल और चेयर बनेंगे कैसे? वो थर्मोप्लास्टिक से बनेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है? यानी कि प्लास्टिक को आपने पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया, उस पॉलीमर्स को आपने केमिकल रिएक्शन से पॉलीमराइजेशन किया, और पॉलीमराइजेशन से प्लास्टिक के छोटे छोटे पीस बना लिए, कलरफुल पीस। ठीक है, उन पीसेस को जब आप हीट करते हैं तो हीट देने से फिर आप उसकी शीट भी बना सकते हैं, उसे आप चेयर की शक्ल भी दे सकते हैं और बाकी चीजें भी बना सकते हैं। यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है ये टूल्स के थ्रू और मशीन्स के थ्रू होता है, इसमें कोई भी हैंड मेडिंग कुछ नहीं है। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। अब इसमें आपके सामने कुछ फैमिलीज ऑफ प्लास्टिक हैं, जैसे एक्रेलिक्स है, FRP है, जो ये आपकी फाइबर शीट्स जिसे आप कहते हो, मेलिमाइंस हैं, नायलॉन है, पॉलीथाइलीन्स हैं, पॉलीस्टाइरीन्स हैं, यूथेन है, विनाइल्स हैं। ये बहुत सारी फैमिलीज हैं प्लास्टिक की। इन सब में मैं आपको एक बात बच्चों बता दूं कि ये सारी की सारी जो है, इनके अगर करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हम मैं आपको थोड़ा सा आगे बता दूं कि ये क्या क्या है। तो इसमें
इन सब में जो है वो ये है कि हार्ड भी है, ये सॉफ्ट भी है। इन सब में ये सारी जो टाइप्स आपके सामने हैं, इसमें गुड कलर रेंज भी आपके पास है। कुछ इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वेदर रेजिस्टेंस है, ड्यूरेबल है, ट्रांसपेरेंट है, चिपिंग नहीं होगी उनमें। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इन सारी टाइप्स में है। यूज कहाँ कहाँ होते हैं? फर्नीचर में यूज होते हैं, पैशोस के कवर के लिए होते हैं। आप अक्सर देखते हो कि जिनके घरों में गाड़ियां होती हैं या ड्राइव वेज होते हैं या गैरेज होते हैं जहाँ पे गाड़ियां वगैरह खड़ी की जाती है, आप देखते हो कि उनको कवर किया जाता है फाइबर शीट से। तो वो क्या है? FIRP उसे हम कहते हैं, FRP, फाइबर शीट्स। और इससे पैनलिंग बनाई जाती हैं और फर्नीचर में भी यूज हो रहा है। इसके अलावा काउंटर टॉप्स बन रही हैं, टेबल टॉप्स बन रही हैं। यानी कि वुड का जहाँ जहाँ वुड का सब्स्टिट्यूट आपको चाहिए वहां पर आप जो है प्लास्टिक को यूज करें। इसी तरह डिनर वेयर है और फर्नीचर में यूज हो गया, किचन में यूज हो गया। इसके अलावा आपके पास जो है वो फर्नीचर में इंसुलेशन में हमने यूज किया, लैंप शेड में यूज किया, सीलिंग में यूज हुआ। इन सारी ये जो सारी टाइप्स हैं इनके करेक्टरिस्टिक भी तकरीबन सबके सेम हैं। ये सारे के सारे रिजिड भी हैं, ये सारी सारी टाइप्स जो हैं वो हार्ड भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं। तो ये तो इनपे फिनिश्ड भी है। कुछ इसमें ऐसी टाइप्स हैं जिनमें रिपेयर भी हो सकती है, लाइट वेट भी है और टफ भी है। तो ये सब की करेक्टरिस्टिक्स क्योंकि सेम सेम है, इसलिए मैं आपको इनकी डिटेल्स में वन बाय वन नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जाहिर है कि प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जाहिर है कि ये इतना फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इसके कुछ हैजर्ड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी। तो पहले वो बतानी आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स हैं, केमिस्ट हैं, वो जो है वो इनके ऊपर प्लास्टिक को ज़्यादा बेहतर करने के लिए या इसकी करेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करने के लिए इसके ऊपर काम तो हो रहा है। केमिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो इस पर काम तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दीज आर द 3 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कि इन पे ऊपर वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्लेमेबिलिटी की। फ्लेमेबिलिटी का क्या मतलब है कि इसमें जो है वो ये गैस क्योंकि ये एयर कैचिंग है, बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता से जो है अ, वो होती है, जलती है। कैच तो कर लिया फायर ने, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो बर्निंग जिसे हम कहते हैं, स्लो बर्निंग करती है और उसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लीथाल। ठीक है, लीथाल एक गैस प्रोड्यूस होती है जो बहुत इस वक्त हार्मफुल है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। फौरन अगर आप उस टाइम उस गैस में रहें तो डेथ भी लोगों की इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये ज़ाहिर है कि फौरन गैस भी प्लास्टिक कैच करती, फौरन फायर भी फौरन कैच करती है। तो फ्लेमेबिलिटी की ये इसका सबसे बड़ा हाईली नुकसान है कि फ्लेमेबिलिटी से जो है वो प्लास्टिक जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो क्योंकि जला हुआ लिक्विड होगा तो जाहिर है कि वो एक गैस प्रोड्यूस करेगा और वो लेथल एक गैस होगी जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हमारे हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैजर्ड क्रिएट करती है। तो अभी भी फिर भी न्यू केमिकल फार्मूलाज जो है वो इस पे काम हो रहा है कि इसकी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, बट इट टेक टाइम। हम इसको ख़त्म नहीं कर सके, इट टेक टाइम। सेकंड इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि प्रॉब्लम तो नहीं कर सकते, किसी हद तक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर। बायोडिग्रेडेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट किया है प्लास्टिक में कि प्लास्टिक को ना प्लास्टिक की चिप्स में कन्वर्ट किया, यानी कि छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस बना लिए जाए और उनको कंबाइन किया गया है सैंड में, और सैंड में कंबाइन करने से कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी है, यानी कि वर्कआउट किया जा रहा है कि प्लास्टिक को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, उसकी अवेयरनेस, उसका डिमांड जितनी भी प्लास्टिक की है वो रिफॉर्म्ड रहे, उसमें कमी ना आए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बायोडिग्रेडेबिलिटी की। मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक की छोटे छोटे चिप्स बनाकर या पीस बनाकर उनको कंबाइन किया जाता है सैंड में, और सैंड में कंबाइन होने के बाद वो कंक्रीट के ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक उसमें काम हो रहा है। बाकी केमिस्ट जो हैं वो कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं इसकी हार्मलेस पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए और कंटिन्यूस वो प्रोसेस कर रहे हैं। इवेंचुअली देख रहे हैं कि हार्मलेस के जो पार्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से कम कम किया जाता है, ये कन्वर्ट हम उसको किस तरीके से करें ताकि ये कम से कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करें।
लास्ट इसमें है निकेश फ्यूम्स। जैसे आपको सबको पता है कि ये भी प्लास्टिक जो है वो थ्रू आउट एक इसके अंदर रिलीज करता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ये देखा जा रहा है कि ये भी हेल्थ हैजर्ड से कितना निकेश इसको फ्यूम्स को किस तरीके से हम कंट्रोल कर, ये भी कोशिश की जा रही है क्योंकि इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट सी, आप समझे कि एक फ्यूम्स है, तो इन फ्यूम्स को भी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बिल्डअप कर रहे हैं कुछ ऐसे हेल्थ हैजर्ड्स के ऊपर जो ना नुकसानदेह वो फ्यूम्स, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल खत्म हो गया है काम या ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी सारा कुछ इसमें हो रहा है और इट इज स्टिल इन प्रोसेस। तो ये कुछ ये इसके ऊपर थोड़ा सा था। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। स्टूडेंट आपको समझ आ गई है आज के लेक्चर की? Yes, ma'am. डू यू हैव सम क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कि इस मीटिंग टाइम इसका गुजर रहा है तो हम इस क्लास को मैं बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ, आप बता दें अगर यू हैव एनी क्वेश्चन। मैम ये जो हम लोग खिलौनों में यूज करते हैं उसमें भी विनाइल यूज होगा, ये थर्मोप्लास्टिक में जी आएगा? जी, थर्मोप्लास्टिक में तो आएगा, लेकिन ये जो टॉयज वगैरह में जो यूज हो रहा है ना प्लास्टिक, वो प्लास्टिक की बहुत ही जो लो इस वक्त है ना टाइप, वो यूज हो रही है। ठीक है मायरा? जी मैम। ठीक है जी बेटा, मैम। आप ये समझेंगे यूथ्रेन जो है ना वो प्लास्टिक की एक टाइप का नाम है जो कि इस वक्त टॉयज में यूज हो रहा है, वो इतना कोई अच्छा प्लास्टिक